बोर्ड पे लिखे हुए को नोट कर लें काइंडली, ये मैप बना लें। और जब आप मैप बना लें तो नोट्स में जाके जो आखिरी सफ़े पे मैप बना हुआ है ना, उसको पे क्रॉस कर दीजिएगा, फिर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस मैप के बाद। तो उस मैप को भी आसान कर दिया। वहाँ पे 3 डिफरेंट मैप्स बने हुए हैं, उन तीनों को जोड़ दिया एक मैप में। तस्वीर लेके ग्रुप में भी डाल दीजिएगा काइंडली। डिस्काउंटिंग के आगे फैक्टरिंग भी लिख लें। यू नो आप क्या सर, वो आपने फैक्टरिंग नहीं पढ़ाया था हमें, वो अगर आप पढ़ाते तो क्या ही बात थी। कहाँ पे नीचे, कहाँ पे बोरोड, ये जनरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस और वो जनरेटेड फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। गुड मॉर्निंग सर। नाश्ता किया आपने? हमने नहीं किया अभी तक, हमें करा दें फिर। नहीं नहीं, होगा ना कि भी तो महंगा होगा आपके लिए। कर लें नोट, कितना टाइम लेंगे नोट करने में? मैं तो 5 मिनट ही लिखने में, मैं तो सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप लोगों का आने का इंतजार कर रहा था मैंने कहा चलो लगे यार एंड वाला मैप भी सीधा कर दें। मैं इस मैप की बात करूँ बाय द वे, जो एंड पे बना हुआ है, ये 3 मैप्स, इनको मैंने जोड़ दिया एक में। डिबेंचर्स आइए ज़रा बोर्ड पे साथ साथ आप लोग लिखते रहें। सर अगर हम बात करें ना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, कि हम कैसे कैसे पैसे को जनरेट कर सकते हैं, कैसे कैसे पैसे को कंपनी में इन कर सकते हैं, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड 2 ऑप्शंस हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए कर लें या लॉन्ग टर्म के लिए कर लें, या शॉर्ट टर्म कर लें या लॉन्ग टर्म कर लें।
शॉर्ट टर्म क्या होता है? 12 महीनों के अंदर अंदर आपने वो लोन ले तो लिया या वो पैसा ले तो लिया, बट अब आपने क्या करना उसको वापस। और लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा, वो 2 साल भी हो सकते हैं, वो 10 साल भी, वो 20 साल भी, 50 साल भी। और शॉर्ट टर्म कैन भी 11 महीने, 20 दिन या 2 दिन। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास 5 चीज़ें या 5 एलिमेंट्स कवर होती हैं या 5 डिफरेंट सोर्सेज कवर होते हैं। आपके ट्रेड क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, जो हम लोगों ने कल इसको डिस्कस किया था। फिर आता है आपके पास बैंक लोन। ये बैंक लोन कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म। ये बैंक लोन कौन सा है? शॉर्ट टर्म बैंक लोन। फिर डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग। देन वी हैव कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, और एंड के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑपरेटिंग लीज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए शॉर्ट टर्म में कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो आपने ये 5 बातें उठा के लिख देनी है। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। इसका एक आसान वर्जन भी है, इसको लिख लें क्रेडिट कार्ड। डिस्काउंटिंग, और उसके बाद ऑपरेटिंग लीज। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर लॉन्ग टर्म लोन में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, तो आपने उसको ये बताना है कि भाई लॉन्ग टर्म कौन से वाला पूछ रहे हो, डेट वाला या इक्विटी वाला। तो लॉन्ग टर्म की फर्दर हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस हैं, डेट और इक्विटी। मगर लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म में कवर क्या क्या होता है डेट के अंदर? डेट बोले तो उधार, और इक्विटी बोले तो अपना पैसा। तो अगर आप गौर करें, डेट फाइनेंसिंग इज बोरोड फंड और इक्विटी फाइनेंस इज ओनर्स फंड। और एक और हमारे पास बोरोड फंड है, कौन सा? शॉर्ट टर्म। तो बोरोड फंड हमारे पास 8 है। कौन कौन से? 5 शॉर्ट टर्म वाले और 3 लॉन्ग टर्म वाले। और इक्विटी फाइनेंसिंग हमारे पास 3 है, जिसको हम कहते हैं ओनर्स फंड। फिर ये जो आपका बोरोड फंड है ना, इट मीन्स कि ये पैसा आया है एक्सटर्नल सोर्सेज से, कंपनी के बाहर से आया है। बैंक कंपनी में होता है? नहीं। तो ये पैसा कहाँ से आया है? बाहर से आया, अवाम ने दिया है, बैंक से पकड़ा है, उधार पकड़ा है। और इक्विटी फाइनेंसिंग जो ओनर्स लेकर आ रहे हैं, ये पैसा जनरेट होता है कंपनी के इंटरनल सोर्सेस। डेट फाइनेंसिंग के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं। वहां पे था शॉर्ट टर्म लोन, यहां पे क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। वहां पे था ऑपरेटिंग लीज, यहां पे क्या है? फाइनेंस लीज। वहां पे ऑपरेटिंग लीज है, यहां पे क्या है? फाइनेंस लीज। और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। इसका आगे लिख लें, उधार के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उधार के लिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट, सनद, तहरीर, पता नहीं, वो तो डिग्री होती है ना, जो मर्जी लिख लें आप। सीन रे टे ये फे ये काफ टे लिख लें, सर्टिफिकेट। और इक्विटी फाइनेंसिंग यानी कि कंपनी ने अपना पैसा खुद जनरेट करना है। ये वो पैसा है जो कि कंपनी ने वापस से पे बैक नहीं करना। क्यों? बोरोड नहीं है। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑर्डिनरी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, और फिर होती है हमारे पास रिटेन अर्निंग। ये क्या होती है? साल के बाद
का जो पैसा बचता है, जो प्रॉफिट आपका बचता है, ये वो है रिटेन अर्निंग। साल के बाद का प्रॉफिट जो रह जाता है तमाम खर्चे माइनस करने के बाद, साल का वो प्रॉफिट जो बच जाता है खर्चे माइनस करने के बाद। तो बेसिकली पूरा चैप्टर इसी मैप के गिर्द घूमता है। पूरा चैप्टर में आपने यही कुछ बातें बार बार रिपीट होते हुए पढ़नी है। हो गया नोट? चलिए आगे। चलो, कल हम लोगों ने कहानी ख़त्म की थी ट्रेड क्रेडिटर्स के ऊपर, हो गई थी हमारी बात, बैंक लोन पे बात हमारी हो गई थी, कमिटेड लाइन्स में आपसे कायदा पढ़ के आना है, डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग हम लोगों ने कर ली थी। हमारे पास रह गया था क्या? ऑपरेटिंग लीज। मगर इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे फाइनेंस लीज के साथ जोड़ के। तो अभी कुछ टाइम के लिए करेंगे, आज ही कुछ टाइम के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड, और आते हैं टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या है? एक लॉन्ग टर्म लोन और क्या है? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, और क्या है? फाइनेंस लीज। जो बातें कल हम लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन के बारे में की थी ना, जो भी बातें की थी वो सारी की सारी बातें लॉन्ग टर्म लोन के लिए क्या है? वैलिड है। कहाँ कहाँ पे फर्क आएगा? ये लोन टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म लोन में ज़रा थोड़े पैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन में ज़्यादा पैसे होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन चूंकि कम टाइम पीरियड के लिए होता है, तो ज़रा सोच के बताइए इंटरेस्ट रेट हाई होगा या लो होगा? हाई होगा, हाई होगा। जितना आप कम टाइम के लिए पैसा लेते हैं ना, उतना इंटरेस्ट हाई होता है। जितना टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाएंगे, इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा? हाई। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा? लो। मगर ये वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना कोलेटरल दिया है, कितने आपने कागजात किए हैं, कितनी आपकी रेपुटेशन है, ये वेरी कर सकती है चीज़। अच्छा सर, आ जाए ज़रा पेज नंबर 4 पे। पेज 4 पे आ जाइएगा। डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग, just like people can borrow money from a bank, companies can do the same. हमने क्या कहा था? कंपनी कौन है? एक कॉर्पोरेट सिटीजन, याद है? कंपनी भी एक आम शहरी था। तो जैसे लोग पैसा बोरो कर सकते हैं बैंक से, वैसे ही कंपनीज भी बोरो कर सकती हैं। दे कैन ईदर डू इट प्राइवेटली थ्रू बैंक लोन्स, प्राइवेटली थ्रू बैंक लोन्स, या पब्लिकली थ्रू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। प्राइवेटली करना हो तो कहां पे जाएंगी? बैंक्स के पास। प्राइवेटली करना हो तो सर वो कहां पे जाएंगी? बैंक्स के पास। और अगर उनको पब्लिकली चाहिए तो किससे रब्ता करेंगे? अवाम से। और क्या इशू करेंगे? बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। प्राइवेटली में और पब्लिकली में क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा प्राइवेटली और पब्लिकली में? नहीं, शेयर तो यहाँ पर आ रहे हैं ना, इक्विटी फाइनेंसिंग है शेयर। प्राइवेट से मुराद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो है ही एक्सटर्नल सोर्स से सारा का सारा। अगर वो चोरी छुपे करना चाहती है, आवाम को नहीं बताना चाहते कि हमने लोन लिया है या हमने पैसा मार्केट से उठाया है, तो वो किसके पास जाएंगे? बैंक्स के पास। और क्या लेंगे उनसे? लॉन्ग टर्म लोन। और अगर वो आवाम से पैसा मांगने में इंटरेस्टेड है या वो ओपनली आवाज़ दे रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसा प्रोवाइड किया जाए, तो वो क्या इशू करेंगे? बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। तो प्राइवेटली मीन्स
चोरी छुपे अंदर खाते, उनको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो वो बैंक से रब्ता करें और बैंक को बोलें कि जनाब हमें लोन प्रोवाइड कर दें, वी नीड मनी फॉर प्रोडक्शन, हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है, तो सर पैसा दें, हमने अपना काम शाम पूरा करना। ये है लॉन्ग टर्म लोन। और अगर उन्होंने पैसा मांगना है अवामुन नास से, इंसानों से, लोगों से, इवन बैंक से भी, इवन दूसरी कंपनी से भी, तो वो क्या इशू करेंगी? बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। लिख लें, उर्दू में लिख लें, ये उधार का इंस्ट्रूमेंट है या उधार का सर्टिफिकेट है, इसमें ओनरशिप शामिल नहीं है। यानी कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स अगर आप इशू करते हैं तो आप कंपनी की ओनरशिप नहीं देते। ये सिर्फ क्या है? उधार के लिए लिया हुआ पैसा, उधार का सर्टिफिकेट। ओनरशिप शेयर्स में होती है। इसमें ट्रस्ट होगा भी सर? हाँ होगा, अभी पढ़ते हैं, तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया इसको। लिख लिया? तो just like people can borrow money from bank, companies can do the same. They can either do it privately through bank loans या publicly through bonds or debentures. These kind of bonds generate revenue for the company. Next, now when a company borrows money, अब एक कंपनी ने अगर पैसा बोरो करना है, it has to pay extra money on top of what is borrowed. ये extra money से क्या मुराद है शायर की? Interest. This extra money is called interest. If the company can't pay back the interest or the original amount borrowed, it's in trouble and might have to declare what is bankruptcy? दिवालिया। लिख लें, bankruptcy is जब आप बैंक के पास जाते हैं ना लोन लेने के लिए, बैंक आपको कोई 10-12 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट देता है जिसके बाद आप उसको कहते हैं यस आई एग्री या आई डोंट एग्री। उसमें एक क्लॉज ये लिखा होता है कि अगर आप हमें टाइम पे पैसे ना पे करें, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम आपसे सारे के सारे पैसे उसी टाइम पे क्लेम कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपके पास वो पैसे नहीं होंगे तो हम आपके सारे एसेट्स जो कुछ भी होगा उठा के ले आएंगे और अपना पैसा पूरा कर लेंगे। तो आप अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? बैंकरप्ट। क्यों? आपके पास उतना पैसा होगा ही नहीं, और अगर होता तो फिर आप लोन क्यों लेते? कॉमन सेंस। बट हियर इज द थिंग, द गुड पार्ट अबाउट बोरोइंग इज दैट इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं, जो ये जो आप इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे ना, जो आप इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, इस इंटरेस्ट को आप अपनी टैक्स की वर्किंग में से एक्सपेंस बना के माइनस कर सकते हैं। जिससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो ये जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे इस बैंक को, इस इंटरेस्ट को आप बतौर एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं अपनी टैक्स की वर्किंग में से। मुझे कहते हुए तो खैर अफसोस हो रहा है, मगर ये जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, इंटरेस्ट वाली और माइनस करने वाली, इतनी आसान टॉपिक नहीं है। ये जब आप थोड़े से बड़े मजीद होंगे ना, जब आप FR2 पढ़ रहे होंगे, कैफ 5, तो वहाँ पे एक टॉपिक है, पूरा स्टैंडर्ड है टैक्सेस का, इसको हम कहते हैं IAS 12। अब पता नहीं किताब को एकदम से क्या सोचता है, PRC के अंदर बच्चों को लीज और टैक्सेस की बातें बताना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ना इंसाफ़ी है, इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए। मगर फॉर वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट आप अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम आएगा और आप उसके ऊपर कम टैक्स पे कर रहे होंगे। बस इतनी बात लिख लें आसानी के लिए। FAR 2, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2।
जिस तरह आपका इंट्रो टू अकाउंटिंग है ना, I2A, इसका एक बड़ा भाई है FR1 CAF1, फिर एक और बड़ा भाई आएगा FR2 CAF5, फिर अबू जी आएंगे CFAF1 AAFR, फिर तायाबू आएंगे MSA1। ठीक है, पूरा खानदान। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था आज से 2 साल पहले, उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया, PRC शुरू हो गया था उसके बाद। जी ये क्लियर है। और MSA1 तक बच्चा क्लासेस में नहीं आता। MSA1 इज जस्ट कि आपने CFAF के पेपर पास किए हैं ना, तो आप सिर्फ घर बैठ के भी केस स्टडीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे आती हैं केस स्टडीज़ जो 3-3, 4-4 सफ़ों के ऊपर फैली होती हैं। जितने नोट्स है ना, ये समझ लें कि इस तरह के 2 सवाल होंगे 10 पेजेस के ऊपर। इतना एक सवाल होगा, इतना एक सवाल होगा, और इतना एक सवाल होगा। 50 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, कहानी खत्म। मुंह तो बंद कर लो। नहीं नहीं नहीं, अभी आप पढ़ें। MSA1 बेसिकली खाली अकाउंटिंग नहीं है। MSA1 में 3 चीज़ें हैं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन। तो जो CFAF के 6 पेपर्स हैं ना, पहले आपने 6 पेपर आप पास किए, फिर 3-3 का सेट बना दिया, एक MSA1, एक MSA2, और अगर आप वहाँ तक पहुँच जाए फिर आप कहलाते हैं ACA। चलें वापस आए यहाँ पे। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ये बात समझ आ गई कि जो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे वो आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको माइनस कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने बॉन्ड्स की बात ही नहीं की अभी तक, मैंने लॉन्ग टर्म लोन की बात की है। लॉन्ग टर्म लोन, ओके। आए जरा बॉन्ड्स पे। बॉन्ड, अ लॉन्ग टर्म प्रॉमिस टू पे। बेसिकली बॉन्ड क्या है या डिबेंचर क्या होते हैं? एक कंपनी को जरूरत पड़ती है पैसों की, जो उसका एक आसान कॉन्सेप्ट है। एक कंपनी को जरूरत पड़ती है किसी इसकी पैसों की, और जब आप किसी के पास जाएं पैसा मांगने के लिए तो लोग आपसे कहते हैं ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे, हमें अपनी कंपनी में ओनरशिप दे दें, यानी कि हमें अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दें, इक्विटी फाइनेंसिंग कर लें हमारे साथ। कंपनी कहती नहीं, हमने इक्विटी नहीं बेचनी, हमने अपने शेयर्स नहीं बेचने, हम आपसे पैसा उधार पे लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो दूसरी पार्टी कहती है यार देखो उधार पे तो तुम मुझसे पैसा ले लोगे, चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ, मेरे पास क्या सबूत है कि तुम लोगों ने मेरे से पैसा उधार पे लिया हुआ। तो वो जो कागज़ बनता है, जो सर्टिफिकेट बनता है, उसका नाम क्या है? बॉन्ड या डिबेंचर। बॉन्ड या डिबेंचर, जिसमें लिखा होता है कि हमने कंपनी को इतने पैसे दिए हैं इतने टाइम पीरियड के लिए, और कंपनी उन पैसों के बदले हमें इतने % इंटरेस्ट वापस करेगी, और इंटरेस्ट के साथ साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो असल रकम है, जो असल रकम है वो भी वापस की जाएगी। हाँ, इस लेवल पे यस, स्टाम्प पेपर टाइप सही पहुंच गया, मगर जस्ट फॉर PRC। जैसे बड़े हो गए ना तुम्हें उस कागज़ की शक्ल भी दिखा दी जाएगी। तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, ये क्या है? उधार पे लिया हुआ पैसा, उधार पे लिया हुआ। फिर इसमें और ऊपर बैंक टर्म लोन में क्या फ़र्क है, लॉन्ग टर्म लोन में क्या फ़र्क है? वो भी तो उधार ही था, वो प्राइवेट प्लेसमेंट थी, ये पब्लिक प्लेसमेंट है। वो प्राइवेटली लिया जाता है, ये पब्लिकली पूरी जनता को आवाज़ दे के कि जो जो हमारे बॉन्ड्स या हमारे डिबेंचर्स खरीदना चाहता है आ जाए। सरेआम अखबारी इश्तिहार लगते हैं। हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है, हम लोगों ने एक नई फैक्ट्री लगानी है, हम लोगों ने नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, हम लोगों ने बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करनी है, हमारी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, काइंडली जो इन्वेस्ट करना चाहता है आ जाए, जो इन्वेस्ट करना चाहता है आ जाए। तो जब वो आएगा हम उसके साथ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स का एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, वो हमें दे के जाएगा पैसे, और हम उसको साल के पीछे उस पैसों के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करेंगे, और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो जो असल रकम है वो भी साथ वापस कर दी
जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? आए इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी, बॉन्ड्स आर लाइक IOU, है ना मजे की टर्म, IOU, आई लव यू नहीं, IOU। बेसिकली IOU क्या है? ये है IOU। ओ कहते हैं मकरूज को, ओ कहते हैं, तो IOU इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IOU। तो कंपनी कहती है कि सर IOU किसको? अवाम को। क्या? पैसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिबेंचर लिए हुए हैं। बॉन्ड्स आर लाइक IOU इंस्ट्रूमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वन पार्टी, इसमें एक पार्टी कौन सी होगी? द बोरोवर या इशूअर। बोरोवर कौन सी होगी? कंपनी जो ले रही है। तो इसको इशूअर क्यों कहा जा रहा है? सर्टिफिकेट उसने इशू करने हैं। तो एक पार्टी कंपनी हो गई और दूसरी पार्टी कौन सी है? लेंडर या इन्वेस्टर। वो कौन है? जो पैसा दे रहा है। तो वन पार्टी, द बोरोवर या इशूअर ने वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया कि वो पैसे वापस करेगी टू अनदर पार्टी आफ्टर अ सर्टन पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा आपको वापस किया जाएगा। द बोरोवर कैन बी द गवर्नमेंट, अ लोकल गवर्नमेंट, या ये क्या मतलब है? एक गवर्नमेंट लिखा हुआ और एक लोकल गवर्नमेंट लिखा हुआ, ये क्या साइंस है? जब गवर्नमेंट ही था तो मैंने अलग से पहले गवर्नमेंट लिखा फिर लोकल गवर्नमेंट लिखा, वफाकी। अगर खाली गवर्नमेंट लिखा हो ना, इसका मतलब होता है हमेशा फेडरल गवर्नमेंट। अगर खाली वर्ड लिखा हो ना कभी भी गवर्नमेंट, इट ऑलवेज मीन्स फेडरल गवर्नमेंट। और अगर साथ वर्ड लोकल लिखा है तो फिर वो सूबाई की तरफ आती है, प्रोविंशियल या लोकल। मैं लास्ट पॉइंट पहले पढ़ रहा हूं। बॉन्ड्स आर यूजुअली बैक्ड बाय, कोलैटरल क्या होता था? गिरवी, को चीज, सिक्योरिटी। टू प्रूव अ डील अ बॉन्ड सर्टिफिकेट इज इशूड। लोगों को साबित करने के लिए कि वाकई में ये डील हुई है, हम लोग इशू क्या करते हैं? बॉन्ड सर्टिफिकेट। इसका नाम क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट। ये कौन है? बॉन्ड सर्टिफिकेट। बॉन्ड मींस बोरोड, बी फॉर बॉन्ड, बी फॉर बोरोड। तो सर, बॉन्ड्स आर यूजुअली बैक्ड अप बाय कोलैटरल्स मेकिंग देम अ सिक्योर लोन। टू प्रूव अ डील अ बॉन्ड सर्टिफिकेट इज इशूड शोइंग द ऑब्लिगेशंस एंड टर्म्स ऑफ बॉन्ड। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं? कब पैसा वापस किया जाएगा, हमारी ऑब्लिगेशन क्या है, कितना इंटरेस्ट होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इट्स लाइक हैविंग अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट टू कंफर्म द एग्रीमेंट। जिस तरह आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर भी, वो भी क्या है? एक एग्रीमेंट है। दैट कैन बी फॉर एनी टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन। इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट। इन रिटर्न फॉर बोरोइंग मनी द इशूअर, इशूअर कौन था? कंपनी। कंपनी पेज द इन्वेस्टर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे वर्ड फिक्स्ड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड फिक्स्ड। के बाद में महंगाई जितनी मर्जी हो, वो इंटरेस्ट क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। और ये पे किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स। अब ये दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करेंगी कि इंटरेस्ट साल के पीछे लेना है, 3-3 माह के पीछे लेना है, 6-6 माह के पीछे लेना है, 2-2 माह के पीछे लेना है, या हर महीने लेना। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरेस्ट पूरे साल का ही हो। कभी कभी महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है। दोनों पार्टीज के ऊपर मिलके फैसला करेंगे ना। कंपनी कहेगी सर हम आपको इंटरेस्ट देंगे बाई मंथली। बाई मंथली मीन्स साल में, बाई मंथली, बाई मंथली साल में 2 दफा होगा या साल में 6 दफा होगा? बाई मंथली। अभी आईकैप की एक अनाउंसमेंट आई थी, जरा गूगल करें।
करें गूगल करें, 6 दफा गूगल करें बाई मंथली का मतलब क्या होता है। कोई भी एक बंदा कर ले, हमें आप पे भी यकीन है, गूगल तो वही है ना, चाहे सारे करें चाहे कोई एक करे। व्हाट इज बाई मंथली? व्हाट इज बाई मंथली? लिख लो यार। है हॉटस्पॉट दूं ताकि तुम मूवीज डाउनलोड कर लो। बायो मंथली, शाबाश, बायो बहुत याद आ रही है। एवरी एक और इसका मीनिंग भी आएगा, या हर महीने में, ट्वाइस अ मंथ या आफ्टर एवरी। तो कहीं दोनों वर्ड्स फर्क नहीं है। आफ्टर एवरी 2 मंथ्स 2 महीने में एक दफा, और 1 महीने में 2 दफा। तो 2 महीने में 1 दफा या 1 महीने में 2 दफा? बाई मंथली के दोनों मीनिंग होते हैं, 1 महीने में 2 दफा या 2 महीने में 1 दफा। नहीं, नॉर्मली हम इसको महीने के एस्पेक्ट से काउंट करते हैं, तो 2 महीने में 1 दफा। तो इंटरेस्ट कैन बी बाई मंथली, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, इसको हम कहते हैं सेमी एनुअली, क्वार्टरली या एनुअली, ईयरली या एनुअली। अच्छा जी, व्हेन द बॉन्ड रीचेस इट्स ड्यू डेट, जिसको हम कहते हैं क्या, मैच्योरिटी डेट। अगर एक बॉन्ड 2020 में लिया और कहा कि 2025 में वापस होगा, तो उसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 2025। लिख लें, व्हाट इज मैच्योरिटी डेट? वो डेट जिस पे वो पैसा या वो असल रकम वापस की जाएगी। वो डेट जिस पे वो पैसा या वो असल रकम वापस की जाएगी। वो डेट जिस पे वो पैसा या वो असल रकम वापस की जाएगी। तो जब वो डेट आ जाए तो वो ओरिजिनल अमाउंट भी वापस जाएगी, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट होगा वो भी साथ वापस जाएगा। ये जो बॉन्ड आप समझा रहे हैं ये समझ आ गया, लेकिन एक और बॉन्ड होता है वो कंफ्यूज हो गया। कौन सा बॉन्ड? प्राइस बॉन्ड? प्राइस बॉन्ड? प्राइस बॉन्ड? प्राइस बॉन्ड बेसिकली कंपनियां इशू नहीं करती, प्राइस बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत हो या ना भी हो, तो गवर्नमेंट ने बैंक्स के पास बॉन्ड्स रखवाए होते हैं, प्राइस बॉन्ड्स, कि आप आएँ, ये बॉन्ड खरीदें, हमें पैसे दें, और हम साल के पीछे करेंगे क्या, कुरानदाजी। अगर आपका इनाम निकल आया तो हम आपको वो इनामी रकम वापस कर देंगे, और अगर इनाम ना निकल पाया तो आप 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 7 साल के बाद वो बॉन्ड वापस करके उतने ही पैसे हमसे ले सकते हैं। सर वो भी एक तरह का डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट ही है। अब ज़रा वो लाइन गौर से पढ़ें। ये बॉन्ड गवर्नमेंट भी इशू करती है, लोकल गवर्नमेंट भी इशू करती है, और कंपनियां भी इशू करती हैं। तो जब वो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर रही है, उसका नाम क्या है? प्राइस बॉन्ड। मगर हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने वो वर्ड स्किप मारा। तीसरा जेम्स बॉन्ड भी है, कोई बात नहीं, कर ले मजाक, इस उम्र में आप लोग कर सकते हैं। जितना हंसना है हंस लें, आगे वो शायद ये मौका ना आए। पेपर का भी आपके मार्च में है ना, आई टू बी के अलावा मार्च, बस मार्च तक जितना हंसना हंस लें। उसके बाद जी सर, एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फायदा और इसके नुकसान देखते हैं। पहला फायदा क्या है? इंटरेस्ट रेट क्या है? फिक्स, ये वेरी नहीं होगा। अच्छा, ये फायदा भी है और ये नुकसान भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल? यही फायदा है, यही नुकसान है।
नुकसान तो हो नहीं जाएगा बताता हूँ। क्योंकि बैंक तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देगा ओए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जाके ना तुमने सांस लेना सुकून का, तुमने इतना बड़ा वर्ड बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब बोलते हुए जबान कुछ हुआ तो नहीं। अच्छा जी, मिस्टर ए ने कंपनी को लोन दिया 7% के ऊपर। ये 7% क्या है? इंटरेस्ट रेट है, और ये इंटरेस्ट रेट क्या है? फिक्स्ड है। लोन दिया था 5 सालों के लिए। तीसरे साल महंगाई शुरू हो गई, और तीसरे साल अगर ये कंपनी किसी और से पैसा मांगे, ये कंपनी किसी और से पैसा मांगे, तो कंपनी उसको महंगाई की वजह से इंटरेस्ट देगी 4% का। मगर अभी इस ए को क्या मिल रहा है? 7%। अगर तीसरे साल जाके कंपनी दोबारा से बॉन्ड्स इशू करना चाहती है और एक और बंदा मिलता है उसको A+, तो कंपनी कहेगी हमसे कितने % पे इंटरेस्ट ले लो, बट अभी वो ए को कितने % पे दे रही है? 7% पे। तो क्या ए को 3% का फायदा मिल रहा है, क्योंकि ये क्या हुआ है? फिक्स। और अगर ये वेरिएबल होता तो 3 साल के बाद कंपनी इसको भी 4% के आसपास का इंटरेस्ट दे रही होती। तो फिक्स का एक तो फायदा ये है कि आपने शुरू में तय कर लिया। अच्छा, एक और केस, तीसरे साल हुकूमत अच्छी हो गई, महंगाई कम हो गई। अब अगर कंपनी A- से इंटरेस्ट लेना चाहे तो शायद 9% भी देने को तैयार हो, मगर अभी वो ए को क्या दे रही है? तो जो भी चीज़ फिक्स करते हैं ना, उसका फायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। उसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, मगर ये कब? आफ्टर सम टाइम ये फैसला किया जाएगा कि वाकई में वो फायदे में रहा है या वो नुकसान में रहा है। अच्छा जी, ये लेस रिस्की है। ये क्या है? लेस रिस्की है एज कंपेयर टू इक्विटी या दूसरी इक्विटी फाइनेंसिंग। फिर इसके अंदर कंपनी को एक फायदा है कि उसकी ओनरशिप खराब नहीं होती है। सिर्फ उधार का पैसा लिया हुआ है और वो पैसा वापस हो जाना है, तो ओनरशिप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। फिर किताब को अचानक से एक लाइन याद आई, चौथा पॉइंट पढ़िएगा। कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं, सुने, कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं जिसमें ये कंडीशन लगी होती है कि आप इस डेट फाइनेंसिंग को कुछ अरसे के बाद इक्विटी फाइनेंसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया 5 सालों के लिए और कहा कि आप अगर चाहें, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। आप कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भाई को ऑप्शन दे दी कि अगर आप चाहें तो दूसरे साल के बाद किसी भी टाइम अगले 5 सालों में आप ये बॉन्ड हमें वापस दे के हमसे इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है 2 सालों के अंदर अंदर की कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उधार देके पहले आप कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर लें, और अगर आप चाहें तो उसको बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसमें? शेयर्स के अंदर। IFRS 2 परेशान तो नहीं हो गए? ये भी आपको मिलेगा CFAP 1 में। IFRS 2 क्या लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, ये बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं, कोलैटरल साथ लगा होता है। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, याद रखिएगा, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और कंपनी ने डिबेंचर्स भी इशू किए हुए हैं और शेयर्स भी इशू किए हुए हैं, तो पहले डिबेंचर्स वालों को पैसा वापस मिलेगा। ये जो पॉइंट नंबर आपका 5 है ना, इसकी उर्दू लिख लें। अगर एक कंपनी का दिवालिया निकल जाए, अगर एक कंपनी का
दिवालिया निकल जाए तो, गुड मॉर्निंग सर, एमी तकल्लुफ ही किया आपने। बस आज अलार्म नहीं बजता रहा और मुझे नहीं पता अलार्म नहीं बजता रहा, आपको पता नहीं चला? नहीं, अलार्म बजता भी रहा। अलार्म बजता रहा और आप ख्वाब खरगोश में थे। खैर, लिखिएगा। अगर एक कंपनी का दिवालिया निकल जाए या वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट को पहले पैसे मिलेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को बाद में पैसे दिए जाएंगे। यानी कि इनकी प्रायोरिटी पहले है, इनकी प्रायोरिटी बाद में। डिबेंचर, बॉन्ड को या जो भी इनमें से कोई सा भी डेट का इंस्ट्रूमेंट होगा ना, उसको पहले पैसे दिए जाएंगे और इक्विटी वालों को पैसे बाद में दिए जाएंगे। यानी कि इनकी प्रायोरिटी पहले है डेट वालों की, इनकी प्रायोरिटी क्या है? पहले है, और इनकी क्या है सर? बाद में। ये घर के बंदे, ये घर के बंदे हैं। वो फूफा चाहे मामा ताया बातें करेंगे ना, रिश्तेदार रैपुट। ओए ओए ओए, तुम दोनों ने ना आज इकट्ठे नहीं जाना, एम टक्कर ना मारते रहना आप दूसरे को। जी ये हो गया। अच्छा, और इसमें कोई मुश्किल बात? एक वर्ड लिखें, पैकरा, PACRA, कैपिटल में लिखना है, PACRA, पैकरा। समझाने के लिए मेरी जान करना पड़ता है। क्या करूं? समझाने के लिए करना पड़ता है। तो ये जो किया, अच्छा एक काम करना, घर जाके ना आई करके बुक खोल कर पढ़ना, फिर मुझे बताना कि तुम्हें बातें समझ आती हैं वहां से। पैकरा, PAC, जरा गूगल करें। थोड़ा काम मैंने आपसे भी कराना है यार, सारा काम मैं तो नहीं करूंगा। पैकरा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, बाकी आपने देखना, पाकिस्तान गूगल किए, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका काम क्या होता है सुनिए। ये कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स को चेक करते रहते हैं। हर साल ये अपनी रिपोर्ट इशू करते हैं जिसमें बताते हैं कि कौन सी कंपनी का उधार वापस करना ज़्यादा अफजल है एज कंपेयर टू दूसरी कंपनी। यानी कि ये हर साल बताते हैं कि आप किस कंपनी को डिबेंचर या पैसे देंगे तो वहाँ से आपको जल्दी पैसे वापस मिलेंगे। पाकिस्तान क्रेडिट उधार रेटिंग एजेंसी, तो उधार में किस कंपनी को ज़्यादा अफजलियत हासिल है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, फर्स्ट टू लास्ट। तो अब ये वाला पॉइंट पड़ेगा, चौथा पॉइंट नहीं, तीसरा पॉइंट। मोस्ट बॉन्ड्स आर यूनिवर्सली रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ। तो आप अगर लोन देने में किसी को इंटरेस्टेड हो तो एक दफ़ा पहले चेक कर लेंगे पैकरा के पास उसकी रेटिंग क्या आ रही है, पैकरा के पास उसकी रेटिंग क्या आ रही है, फिर जाके आपने उसको लोन देना है। और चूंकि आपने ऐसी कंपनी को लोन दिया होगा जिसकी रेटिंग अच्छी होगी तो ये मार्केट में एक अच्छी रेप्यूट भी रखती है और पैसे भी आपको कब मिलेंगे? वापस और जल्दी मिल जाएंगे। डिसएडवांटेजेस, अगेन फिक्स टर्म वाली बात। अब ये बात समझ आ गई कि फिक्स टर्म का फायदा भी और फिक्स टर्म का नुकसान भी है। क्रेडिट वर्दीनेस इज इंपॉर्टेंट व्हेन कंसिडरिंग द चांस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क फ्रॉम द अंडरलाइंग इशूअर फाइनेंशियल वायबिलिटी। कंपनी किसी भी टाइम पे, कंपनी का दिवालिया किसी भी टाइम पे निकल सकता है, कंपनी किसी भी टाइम पे डिफॉल्ट कर सकती है। तो उसके लिए एक डिसएडवांटेज ये होता है कि शायद अवाम उस पर ट्रस्ट इतनी जल्दी ना करें।
आवाम कहेगा भाई तुम्हारे पास पैसा रखवाने से बेहतर है कि वो पैसा मैं बैंक में रखवा दूं, कम से कम मेरा पैसा महफूज तो रहेगा। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जब कंपनी का दिवालिया निकलता है तो पैसे वापस किसको मिलते हैं? पहले इनको, फिर बाद में किसको मिलते हैं? Bonds may have inflationary risk if the coupon rate does not keep up with the rate of inflation. ये जो 7% निकाली थी, ये सन 2020 के मुताबिक निकाली थी, उस टाइम का रेट और इन्फ्लेशन को देखते हुए। इसको हम कहते हैं कूपन रेट। क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना 7% पे इंटरेस्ट है, 3% पे इंटरेस्ट है, ये होता है इसका कूपन रेट या कूपन रेट। और कल को अगर महंगाई हो जाए और ये रेट गिर जाए, ये रेट गिर जाए या बढ़ जाए, तो एक तरफ फायदा और एक तरफ क्या है? नुकसान। इट क्रिएट्स अ कमिटमेंट ऑफ कैश पेमेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। इंटरेस्ट भी वापस करना है और साथ में प्रिंसिपल भी वापस करना है। एंड द कंपनी को बहुत सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कैविएट्स देखने पड़ते हैं। कैविएट्स मींस रूल्स ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वो इस तरह का लोन मार्केट से ले सकती है। हाँ जी, आराम आया? पहले से आराम है? पहले से क्या है? आराम है। अच्छा सर, एक काम कीजिएगा, 1 मिनट सुकून का सांस लेके पेज नंबर 3 पर आइएगा। 3 सुकून का बड़ा सांस ले लें और फिर पेज नंबर 3 पे आइएगा। समान ये खराब है। पेज नंबर 3 पे आ गए? कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, और इसके साथ आपने एक हाथ यहाँ पे रख के पेज नंबर 5 पे आना है, वहाँ पे भी कुछ और लिखा होगा, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। और मज़े की बात यह है कि अकाउंटिंग का ये पूरा हैवी टॉपिक है। ये यहाँ से 16 नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल ICAP पूछता है कैप 5 के अंदर, FR2 में। फिर मुझे मुंह खुल गया। तो यहाँ पे उसने सिर्फ आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों एक लॉन्ग टर्म है और क्यों एक शॉर्ट टर्म है। तो आपने काम करना है, अपने पास एक रजिस्टर खोल लें और बातों को उर्दू में लिखते जाएं, ताकि आप कभी भी परेशान ना हो कि ऑपरेटिंग लीज कौन सी होती है और फाइनेंस लीज कौन सी होती है। जब आप उर्दू में लिख लेंगे तो आपको अंग्रेजी ऑटोमेटिकली समझ आ चुकी होगी। लीज क्या होता है? ठेका। उन्होंने FR2 को रोल दिया पकड़ के, उन्होंने कहा लीज ठेका होती है। लिख लें। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, नहीं आपको मिल जाएगी, लगा दें, रिकॉर्डिंग पे लगा लें। लिखिएगा, लीज 2 तरह की होती हैं। लीज जो है वो 2 तरह की है, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज। एक होती है हमारे पास ऑपरेटिंग लीज और एक होती है हमारे पास, अच्छा
मुझे बताइए, अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज कम से कम होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ भी 2 पार्टीज होंगी, एक है लेसर और एक है लेसी। लस्सी नहीं, लेसी। LESSOR और LESSEE लिख से जाए, LESSOR और LESSEE। कहाँ लिखना है? बेंच पे लिखना है। मैंने कहा है कि आप अपने कागज पे लिखते जाए, जहाँ भी लिखें लिखें तो सही। एक लेसर होता है और एक लेसी। लेसर कौन है? लेसर वो कंपनी है जिसने आपको एसेट किराए पे दिया। लेसर क्या है? वो है जिसने आपको एक एसेट उधार पे दिया। तो सर ये वो टेकर ही हो गया मतलब सर मैं बता दूं, आपका ठेका मैं निकाल दूंगा। वो ठेके भी आएगा। लेसर क्या है? वो कंपनी है जिसने आपको एसेट प्रोवाइड करना है। और लेसी कौन है? जिसने वो एसेट आपसे लीज पे लेना। लेसर वो कंपनी है जिसने आपको एसेट देना है, और लेसी क्या है? लेसी क्या है? वो इंसान जिसने वो एसेट आपसे लीज पे लेना है। तो लेसर देने वाला है और लेसी लेने वाला। चलें, एक बिजनेस को जरूरत है एक प्लांट की। प्लांट की फाइनेंशियल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, अगर हम उसको खरीदने जाएं वो हमें मिलेगा 500 मिलियन का। कितने का मिलेगा? 500 मिलियन का। मगर कंपनी के पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं है, मगर वो एसेट ज़रूरी है कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। कंपनी ने कहा हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या हम अपने क्रेडिट से मांग लें? ये तो मर जाएंगे बेचारे, इनके पास इतना पैसा नहीं होगा। क्या शॉर्ट टर्म लोन 500 मिलियन का मिल जाएगा? नहीं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर? नहीं। डिस्काउंटिंग? बिल्कुल भी नहीं। इधर आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन 500 मिलियन का शायद ही बैंक आपको दे। हम आवाम से इतने सारे पैसे तो जनरेट नहीं कर सकते, मगर हमें तो चाहिए एक एसेट जिसकी वैल्यू क्या हो? 500 मिलियन। अब यहां पे 2 एस्पेक्ट आएंगे। एस्पेक्ट नंबर 1, आपको वो एसेट कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए और बाद में वो एसेट आपके लिए रिडंडेंट हो जाएगा, यानी कि आपको वो एसेट अगले 3 सालों के लिए चाहिए। आपका प्रोजेक्ट 3 सालों का ही है, उसके बाद उस एसेट की आपको जरूरत नहीं है। एस्पेक्ट 2, आपने वो प्रोजेक्ट साला साल करना है और आपके लिए वो एसेट, वो प्लांट, वो मशीनरी ज़रूरी है। तो अगर तो आपकी नीयत ये है कि मुझे बस वो चीज़ किराए पे मिल जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसको इस्तेमाल करके मैं वापस कर दूं, मेरे पास उस एसेट को बाद में ख़रीदने का राइट ना रहे, दिस इज ऑपरेटिंग लीज। दिस इज व्हाट? ऑपरेटिंग लीज का वर्ड निकला है ऑपरेशन से। आसान के लिए, मतलब इजी अगर मैं इसको करूं तो ऑपरेशंस को चलाने के लिए अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं, ऑपरेशंस को चलाने के लिए अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस को चलाना है, आपने उसको बाद में खरीदना नहीं है। सिर्फ अगर आपने ऑपरेशंस को चलाना है तो आप बैंक से राब्ता करते हैं, बैंक से कहते हैं कि सर मुझे ये एसेट चाहिए मगर हमारे पास पैसे नहीं है, तो बैंक आपके लिए वो एसेट खरीदेगा, बैंक आपके लिए वो एसेट खरीदेगा और आपको आगे किराए पर दे देगा। आप अपना काम निकालें और 3 साल के बाद उसको वो एसेट वापस कर दें। आपके पास सिर्फ उस एसेट को इस्तेमाल करने का हक होता है और आपके पास कोई राइट अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? ऑपरेटिंग लीज।
ये क्या है। और अगर आपने डॉक्यूमेंट में लिखा हो, एग्रीमेंट में लिखा हो कि ये एसेट मैं तुमसे बाद में खरीद लूंगा, या मुझे ये राइट दो कि 3 साल के बाद 5 साल के बाद मैं तुमसे ये चीज खरीद सकता हूं, तो ये लीज कौन सी होगी? फाइनेंस लीज। ये लीज कौन सी होगी? फाइनेंस लीज। जब आप ये लिख ले तो मुझे बताइएगा। आपके पास एक घर हो और आप चाहते हैं कि आप वो घर किराए पे दें, और आपने वो घर कुछ टाइम के लिए किराए पे देना है, उसके बाद आपने उसमें अपनी रिहाइश रखनी है, वो लीज कौन सी होगी? ऑपरेटिंग लीज। और अगर आपके पास 36,000 घर और आप उनमें से घरों को किराए पे देते हैं, आपका काम ही यही है, आपका बिजनेस यही है, घरों को किराए पे देना, और आपको नहीं परवाह कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, आपने बस वहां से अपनी इनकम हमेशा कमानी है, ये लीज कौन सी है? अभी भी ऑपरेटिंग लीज ही है। आपने किराएदार को ये राइट दे दिया है कि भाई 5 साल के लिए तुम यहाँ पे किराए पे रहो, 6ठे साल अगर तुम्हें खरीदना हो तो मुझे बता देना, हम तुम्हें पहला राइट दे देंगे उसको बाय करने का। दैट वुड बी फाइनेंस। किसी भी ईयर में आप उसे परचेज करते हैं। हाँ। अच्छा सर, जब छोटे साइकिल रेंट पे लेते थे तो उसकी ऑपरेटिंग लीज, उसकी कोई चीज खराब हो जाती थी तो वो जो जिससे लेते थे वो क्या करता था, वो मतलब डाल देता था कि नहीं अब ये सही करवा के लाओ। तो इसी तरह अगर ऑपरेटिंग लीज में कोई चीज खराब हो जाए, जिम्मेदारी इसकी होगी, इसकी होगी रिस्पांसिबिलिटी बैंक की होगी। पढ़ते हैं, आ जाए 0.5 टाइम भी है। 0.5 ऑपरेटिंग लीज। When a business wants to use something but doesn't want to buy, they can lease it. It's just like renting. कोई भी चीज़ आप जब रेंट पे देते हैं, एक पार्टी कौन है? ओनर, जिसको हमने क्या कहा है? लेसर। दूसरी पार्टी कौन सी है? बिजनेस, जो आपसे वो एसेट ले रही है, वो कौन सी है? लेसी। और दूसरी पार्टी उस एसेट को इस्तेमाल करने का आपको क्या देती है? पैसा। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ बाइंग और गेटिंग अ लोन, कंपनी चूज करती है ऑपरेटिंग लीज। दिस इज अ लॉन्ग टर्म रेंटल एग्रीमेंट फॉर द थिंग्स दैट द बिजनेस नीड्स फॉर अ वाइल बट डज नॉट वांट्स टू ओन परमानेंटली। अच्छा जी, एडवांटेजेस। लीज रेंटल्स आर डिडक्टेबल फ्रॉम टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अगेन, जो आप किराया पे करते हैं, जो आप रेंटल पे करते हैं ना, आप उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं फॉर टैक्स पर्पसेस। यानी कि जब आपने टैक्स की वर्किंग बनानी है तो ये खर्चा आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। कौन सा खर्चा? रेंटल। प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप। आपके शेयर्स खराब नहीं हुए, ओनरशिप कम नहीं हुई, बट आपको फाइनेंस मिल गया, आपको पैसा मिल गया। इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इजी। enables the lessee to obtain the asset with the lower price than the, अगर वो ओन करने जाए तो महंगा है, अगर वो उसको खरीदने जाए तो महंगा है, मगर घर बैठे उसको वो चीज किराए पे मिल गई तो उसके लिए क्या है? सस्ती। और lesser carries the risk of obsolescence of assets, so flexibility to lessee to replace the asset। अब जो आप बात कर रहे हो ना कि अगर वो एसेट खराब हो जाए तो क्या होगा, डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा। आप जो बात कर रहे हो ना वो देसी मिसाल है, और वो दुकानदार कभी भी अपने ऊपर वो चीज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है बच्चे ने ख़राब की होगी। मगर इस केस में डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कौन उसको ठीक करवा के देगा। नॉर्मली चूँकि लेसी के पास उसको ख़रीदने का राइट नहीं है, तो ठीक कौन करा के देगा? लेसर ही, लेसर ठीक करा के देगा। अच्छा,
मतलब जब आप कोई घर देते हैं किराए पे, ओनर ही मतलब सही जब आप घर देते हैं किराए पे, तो उस घर में अगर कोई मसला आ जाए तो ठीक कौन करा के देता है? ओनर ही। तो यही बात देखिए, डिसएडवांटेजेस, द लेसी नेवर बिकम्स द ओनर, लेसी कभी भी उसका मालिक नहीं बनता। इसमें आप या उस घर में आप किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उस एसेट को आप छेड़छाड़ नहीं सकते। इसकी पे आउट ऑब्लिगेशन ज़्यादा हैं और आप बस पे ही कर रहे हैं साल बाय साल, मगर आपके पास खरीदने का राइट अवेलेबल नहीं है। अब आए जरा पेज नंबर 5 पे, फाइनेंस लीज। इन द फाइनेंस लीज, लीजिंग कंपनी का नाम क्या है? लेसर। और दूसरी पार्टी कौन सी है? लेसी। लेसर वो एसेट लेसी के लिए पहले बाय करता है और फिर उसको रेंट पे देता है, मगर कोई ख़ास टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी। What makes it a finance lease is that the lessor hands over not just the use of asset but also the risk and reward. फाइनेंस लीज में चूंकि आपके पास खरीदने की पावर है, बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको खरीद सकते हो, तो उस वक्त जो भी नुकसान वगैरह होगा उसकी लायबिलिटी किसकी होगी? दूसरी पार्टी, फिर वो ओनर की लायबिलिटी से बाहर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? At the end of lease, the ownership might be transferred to the lessee if they agree. Finance leases are often used for things like computer or electronic gear that can become outdated quickly due to fast technology changes. It allows company to use latest tech without committing to owning it forever. वो कहता है फाइनेंस लीज हम लोग नॉर्मली करते हैं उन चीज़ों के लिए जिनकी मार्केट में यूज़फुल लाइफ बहुत कम होती है या वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी। जिस तरह ये आपके मोबाइल्स वगैरह हैं, आपने मोबाइल लिया, कल को देखा तो नया मॉडल आ गया, तो पिछला वाला तो ख़त्म। तो कंपनियां क्या करती हैं कि पिछला वाला अब चूँकि उनसे कोई लेगा नहीं, ख़रीदेगा नहीं, तो वो उसको फाइनेंस लीज कर देती हैं कि अभी तो मेरे से किराए पे लो, बाद में तुम उसको मेरे से ख़रीद लेना। वो निकालने वाली बात करती हैं ताकि उनके पास स्टॉक नई आइटम्स का हो, पुरानी का ना हो। सर अब आपने काम करके आना है। नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 6 पे आपको एक भाई साहब मिलेंगे जो कुछ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं ना भाई साहब, एक बोर्ड देख रहे हैं। मुझे तो पीछे से मजान की फील आ रही है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। फिर शॉर्ट टर्म का कंपैरिजन दिया हुआ है किसके साथ? लॉन्ग टर्म के साथ। और क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये दोनों क्या है? बोरोड फंड्स हैं, तो हम इनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों? ये दोनों फंड्स कौन से हैं? बोरोड फंड्स हैं। सर अब आपने पेज नंबर 8 3.3 से ऊपर पढ़ के आना है और जितने मसले मसाइल साथ लिख कर आने हैं। कल हम लोग शुरू के 20-25 आपके मसाइल पे बात करेंगे, जो पॉइंट समझ नहीं आएगा उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम सारी बातें कवर कर ली हैं। एडवांटेजेस सबके अलग अलग पढ़ लिए हैं, कंबाइन कर लेंगे तो पूरे शॉर्ट टर्म के कंबाइन हो जाएंगे। ठीक, तो 3.3 से ऊपर तक, वो यानी कि इक्विटी फाइनेंसिंग से ऊपर जितना हम लोगों ने कवर किया है, सर लाजमी पढ़ के आइएगा, मुझे सुबह सुबह डिसअपॉइंट ना कीजिएगा। डन? अल्लाह दे वाले।